नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार में। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अब ठीक है, अपन पढ़ रहे थे एनिमल अटेंडेंट। थोड़ा सा एग्जाम आगे गया है तो थोड़े से हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी जो एक्टिव थे वो पैसिव हो गए होंगे। सीईटी की भी कर सकते हो, इसको भी दोनों को कंबाइन लेकर आपको चलना है, मैनेज हो जाएगा। वैसे कुछ ज़्यादा है भी नहीं। और अपना बी पार्ट तो है, उसमें तो लगभग आज 39 ये क्लास है और मुश्किल से ये मान के चलिए 3 या 4 क्लासें और है, फिर अपना ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन थोड़े टाइम बाद स्टार्ट करेंगे ओपीडी के अंदर ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेंगे, अच्छे खासे लेंगे, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज चैप्टर है साथियों पॉलीथीन से पशुओं को नुकसान। एक दूसरा चैप्टर है पशुओं के चमड़े व हड्डियों का क्या क्या उपयोग होता है। दोनों चैप्टर हैं, दोनों किताब में अलग अलग दे रखे हैं, हर किताब में अलग अलग चैप्टर हैं। दोनों को साथ में कंबाइन अपन पढ़ेंगे क्योंकि बिल्कुल छोटे ही ये चैप्टर है, इसलिए साथ में बिल्कुल इजी है ये। चले पढ़े। देखिए, सबसे पहले है पॉलीथीन से पशुओं को एवं पर्यावरण को क्या हानि है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे कि इनकी हड्डियों का और इनकी जो चमड़ा जो खाल है उनका क्या क्या उपयोग होता है। रेड कलर से लिखा हुआ तो 1 मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, अपन कर लेते हैं ब्लू, ठीक है। पॉलीथीन से पशु एवं पर्यावरण को हानि। देखिए, वर्तमान का अगर टाइम देखा जाए तो सर्वाधिक यूज में आने वाली वस्तु कौन सी है? पॉलीथीन सबसे ज्यादा यूज में आ रही है। वैसे लोहा है, उद्योग का रीढ़ मानी जाती है लोहे को, लेकिन पॉलीथीन को मैं मानता हूं कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज में आने वाली वस्तु है। सामान में कैरी बैग से लेकर कितनी सारी वस्तुएं हैं, आप देख सकते हो, सारे के सारे प्लास्टिक से बने हुए। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, देख लीजिए आप, सब पॉलीथीन से बने हुए। प्लास्टिक होता है वो पॉलीथीन, ठीक है, एक ही बात है। तो प्लास्टिक के अलावा अपन को अपने जो सिलेबस में है वो सिर्फ है पॉलीथीन। क्या है? पॉलीथीन। पॉलीथीन के लिए सरकार ने इसको बंद करने के लिए कई बार जो है लोगों से आग्रह भी किया, लोगों को जागरूक भी किया, लेकिन न तो गवर्नमेंट इसे पूर्णतः बंद कर पाई है और न ही ये बंद हो पाए हैं। आज भी ये धड़ल्ले से जो है पॉलीथीन ऐसे ही मार्केट में बिक रहे हैं। बोला भी गया था कि कैरी बैग लेके जाना है, कपड़े का घर से सिल के जाना है। दुकानदारों के ऊपर कुछ कार्रवाई भी हुई थी पॉलीथीन कैरी बैग, लेकिन वो छोटे छोटे जो ठेले वाले थे उनके ऊपर कार्रवाई होती। बड़े बड़े जो थे वो ऐसे ही यूज में आ रही थी, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी वो पॉलीथीन वैसे ही बना रही थी। तो इसको बंद करने के लिए सरकार ने सबसे पहले जो प्रयास किया था साथियों, वो प्रयास किया था, यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। पॉलीथीन बंद करने का प्रयास ही लिखूंगा क्योंकि प्रयास ही हुआ था, पूरा तो हुआ नहीं बंद। तो प्रयास हुआ था, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2019 में। 2 अक्टूबर 2019 में क्या दिन था? गांधी जयंती के अवसर पर। किसके अवसर पर? गांधी जयंती के अवसर पर, ठीक है। तो पॉलीथीन को बंद करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा सबसे बड़ा जो कदम उठाया गया था वो उठाया था 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन 2019 में। लेकिन फिर भी जो है ये पॉलीथीन पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। हो सके प्रश्न पूछ ले कि कब जो है पॉलीथीन को बंद करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किए गए, तो 2 अक्टूबर 2019 में गांधी जयंती के दिन किया गया था ये प्रयास। विश्व में सबसे ज्यादा पॉलीथीन का ही यूज हो रहा है, वर्तमान में भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। और प्रदूषण भी इससे बहुत ज्यादा बढ़ता। देखिए, जल प्रदूषण भी इससे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। पशु खा रहे हैं पॉलीथीन को तो उसमें बीमारियां भी बढ़ रही है, ठीक है। तो अलग अलग इसमें डिजीज फैल रही है। तो पॉलीथीन को बंद करने का पहला प्रयास किया गया था 2 अक्टूबर 2019 में, लेकिन ये बंद नहीं हुई है। देखिए, पॉलीथीन से पशु एवं पर्यावरण को हानि। प्लास्टिक सामग्री को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। किसको? प्लास्टिक सामग्री को। देखिए, प्लास्टिक क्या है? सबसे ज्यादा यूज आने वाली वस्तु है आज के समय में, ठीक है। लोहे के बाद, लोहे से भी ज्यादा मैं तो मानता हूं, और सबसे ज्यादा हानिकारक भी है। दूसरे के मुकाबले सबसे ज्यादा हानिकारक ये पॉलीथीन और प्लास्टिक है। फिर भी इतना ज्यादा इसका प्रयोग, एक तरह से अपन कह सकते हैं कि पूरे के पूरे तो नहीं बोल सकता, लेकिन काफी हद तक अपन इसके ऊपर निर्भर है, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका जो अपघटन है वो नहीं हो पाता। कई कई सालों तक ये जमीन के अंदर पड़े रहते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्लास्टिक को मुख्यतः 2 भागों में बांटा। एक है थर्माप्लास्टिक, दूसरा है
थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो थर्माप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर दो भागों में बांटा। इसमें स्टाइरीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है और इसमें होता है पॉलीइजोप्रीन ग्रुप आता है। अब देखिए थर्मोप्लास्टिक क्या होता है और थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होता है, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये क्या है। तो थर्मोप्लास्टिक जो होता है साथियों, ऐसा प्लास्टिक जिसको गर्म करने के बाद उसको जो है दूसरी आकृति में अपन ढाल सकते हैं, उसे बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। इसे क्या होता है, इसको गर्म करने पर क्या होगा, गर्म करने पर आकृति बदल सकते हैं। गर्म करने के बाद इसकी जो आकृति है, इसका जो आकार है, उसे बदल कर दूसरे आकार में अपन डाल सकते हैं। लेकिन ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो है, इसका आकार चेंज नहीं होता, चाहे इसे कितना भी गर्म कर लो, आकार नहीं बदलता है। तो ये मोटे रूप से दोनों में अंतर है जो आपको याद रखना कि थर्मोप्लास्टिक को गर्म करने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, उसकी आकृति चेंज हो सकती है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो होता है, ये प्लास्टिक का वो प्रकार है जिसकी आकृति चेंज नहीं होती है। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है जो आपको याद रखना है। प्लास्टिक को दो भागों में बांटा गया है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इस प्रकार से याद रखना है इन दोनों को। चले आगे, एक पॉइंट यार यहीं पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। कि देखिए 1990 में भारत में जो पॉलीथीन का यूज होता था, पॉलीथीन का उपयोग 20,000 टन होता था। कितना होता था, 20,000 टन 1990 में। अब देख लीजिए लगभग 2024 चल रहा है, तो मतलब 10 और ये 34 साल हो गए। कितने, 34 साल। अब कितना बढ़ गया है, तो वर्तमान में, मतलब अब वर्तमान में, ठीक है, 2023 की बात है, ये 22-23 की। वर्तमान में यह उपयोग 3 से 4 लाख टन हो गया है, हो गया है। तो देखिए कितना अंतर आया है। 1990 मतलब आज से लगभग 34 साल पहले, जहां 20,000 टन ही था प्लास्टिक का, पॉलीथीन का प्रयोग, अब ये वर्तमान में 3 से 4 लाख टन जो है चला गया है। तो देखिए कितना जो है इजाफा हुआ है, कितनी वृद्धि इसमें हुई है, जबकि इतनी हानिकारक ये चीज है, ठीक है। इसको हटा दे अपन। देखिए पशु स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। क्या क्या प्रभाव पड़ता है पॉलीथीन का, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले पड़ेगा पेड़ पौधों पर प्रभाव, और अपने क्या है, पशुपालन है, पशु परिसर पढ़ रहे हैं तो अपने इंपॉर्टेंट रहेगा ये, क्योंकि देखिए पशुओं पर हानिकारक प्रभाव, ठीक है, अपने यही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अपने चैप्टर ना तो पेड़ पौधे हैं, ना ही जल है, ना ही जलवायु है, पशुपालन पढ़ रहे, तो यही इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अपन थोड़ा थोड़ा मोटे रूप में सबको ही यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, सबको यहाँ पर देखेंगे। ये किसका प्रयोग है, ये पॉलीथीन का है। किसका है, पॉलीथीन, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन जो होती है साथियों, क्या होती है, पॉलीथीन, पॉलीथीन जो है ना, वो एक नहीं है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि पॉलीथीन जो है वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। तो ये पॉलीथीन जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये ध्यान रखना है। क्या है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अब आप कहोगे कि ये बायोडिग्रेडेबल ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो इसका अब जिसका अपघटन नहीं होता है ना, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, जिसका अपघटन होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। जो बायोडिग्रेडेबल होता है उसका अपघटन हो जाता है मृदा में, मतलब मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे लकड़ी है, कुछ भी है, ठीक है, वो पड़ा है, तो धीरे धीरे वो टुकड़े टुकड़े में बिखर जाएगा और धीरे धीरे जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा और उसका अपघटन हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। अगर खाने वाली चीज होगी तो जीव जंतु द्वारा उसका अपघटन हो जाएगा।
लेकिन पॉलीथीन जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब इसका अपघटन नहीं होता है, ये जहां पड़ा रहता है वहां वर्षों तक वैसा का वैसा ही ये पड़ा रहता है। और पशु इसीलिए इसको क्या करता है, जब जा रहा होता है तो वो उसको कई बार खा लेते हैं और इससे उसको बीमारियां भी होती हैं, वो अपन देखेंगे इस पॉइंट में। पेड़ पौधों पर पॉलीथीन का क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए एक तो मृदा जो है, मृदा बंजर हो जाती है, क्या हो जाती है, बंजर। और जब भूमि यानी कि जो मृदा जो है वो जब बंजर हो जाएगी साथियों, तो यहाँ पर पेड़ पौधे भी नहीं उगेंगे। तो सबसे पहला प्रभाव तो यही कि मृदा बंजर हो जाएगी तो पेड़ पौधों के ऊपर सीधा डायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा कि वहां पे पेड़ पौधे यानी कि फसलें होगी ही नहीं, पेड़ पौधे भी नहीं होंगे वहां पर। दूसरा क्या होगा कि पेड़ पौधों पेड़ पौधों की जड़ें वृद्धि कम करेगी, ठीक है। और ज्यादा पॉलीथीन होगा तो पेड़ पौधों की जो जड़ें होगी उनकी वृद्धि के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। पॉलीथीन का वो वृद्धि नहीं कर पाएगी और वृद्धि करेगी तो बहुत ही कम वृद्धि कर पाती है। पेड़ पौधों में तो आपको डिफरेंस पता ही होगा, पेड़ थोड़े बड़े होते हैं और पौधे छोटे होते हैं, ठीक है। और इससे छोटी होती है झाड़ियां, ठीक है। तो मृदा बंजर हो जाती है, पेड़ पौधों की जड़ें वृद्धि कम होती है, ठीक है। और इससे पेड़ पौधे जो है डायरेक्टली प्रभावित होते हैं। अपने महत्वपूर्ण रहेगा ये पशुओं पर हानिकारक प्रभाव, पशुओं पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले तो पशु द्वारा पॉलीथीन खाने पर आहार नाल, आमाशय, पेट व आंत में जम जाती है। क्या होती है, जम जाती है। तो पशु मान लीजिए आवारा पशु घूम रहे हैं तो रोड के ऊपर उनको भोजन नहीं मिलता, भूखे होते हैं कई बार, तो वो क्या होता है, और मनुष्य क्या करता है कि खाने पीने की जो सामान होते हैं ना, वस्तु, उसमें कुछ जो वेस्टेज होता है उसमें शामिल करके उसको बांध के फेंक देते हैं। तो अंदर खाने की चीज होती है तो वो उसको खोल नहीं पाता है, तो उस खाने की वस्तु के खाने के लिए वो क्या करता है, उस पूरी पॉलिथीन को ही वो निगल लेता है। कौन, पशु। जिसके क्या होता है, उसके आहार नाल में थैलियां जो होती है पॉलिथीन वो फंस जाती है, आहार नाल जो भोजन की नली होती है उसमें कई बार चिपक जाती है, आमाशय में भी चिपक जाती है, कई बार ये पेट में चिपक जाती है और इससे आंत में भी जो है ये जम जाती है और इससे पशुओं को बीमारी होती है। और इसका कोई भी इलाज भी नहीं है, इसका ऐसे नहीं है कि दवाई दी और ये बाहर निकल गई, इसका कोई इलाज नहीं है। सिर्फ इसका एक ही इलाज है, वो है शल्य चिकित्सा ही इसका एकमात्र इलाज है। क्या इलाज है, शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा का मतलब सीधा का सीधा उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन द्वारा उस जब तक पॉलीथीन को नहीं निकालेंगे। और घर पे तो जो पालते हैं या गौशाला में पालते हैं वहां पे तो पॉलीथीन होती नहीं, खा भी नहीं, वहां पे चारा उनको मिलता है। लेकिन ज्यादातर ये जो रोड साइड में घूमते हैं उनके लिए, तो उनकी कौन शल्य चिकित्सा करेगा। जब रोड पे घूम ही रहा है, कोई खाना खिलाने वाला नहीं है, तो शल्य चिकित्सा के लिए कोई कौन जाएगा उसके पास, ठीक है। तो इसका इलाज भी यही है, इसकी कोई दवा नहीं है जिससे प्लास्टिक बाहर आ जाए, सॉरी ये पॉलीथीन बाहर आ जाए, ठीक है। तो इसकी एकमात्र इलाज है वो है ऑपरेशन करने पर ही ये बाहर निकल पाती है। तो आमाशय, पेट और आंत और में ये जम जाती है, ये ध्यान रखना, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है। और अपने भी यही सिलेबस में भी दे रखा है और यही पॉइंट अपने इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें इलाज क्या है, पाई का। और इससे क्या होगा, पॉलीथीन खाने से, पॉलीथीन खाने से पशु कमजोर होता है, पशु कमजोर होता है। पॉलीथीन खाने से क्या होगा, उसकी आंत में ये जम जाएगा, भोजन नली में जम जाएगा, पेट में जम जाएगा, तो फिर वो दूसरा जो भोजन होगा उसको भी नहीं खा पाएगा और शारीरिक रूप से वो कमजोर हो जाएगा और संतुलित भोजन फिर वो नहीं कर पाएगा। तो उसमें एक बीमारी फैलती है, वो है पाइका। क्या है, पाइका, ये ई है, ठीक है ना, पाइका ई है, सही कर देते हैं।
पाइका, ठीक है, पाइका ये बीमारी फैलती है। जब पशु संतुलित भोजन नहीं कर पाएगा तो उसको पाइका नामक बीमारी फिर होती है। पॉलीथीन के सेवन करेगा तो फिर वो भोजन नहीं कर पाएगा सही ढंग से, क्योंकि ये जो है उसके पेट में जम जाती हैं और इससे पाइका नामक बीमारी जो होती है वो भोजन की, पशु को जब संतुलित भोजन नहीं मिलता, संतुलित भोजन का मतलब होता है जिसमें विटामिन, प्रोटीन, ठीक है, मिनरल सभी जो है सही मात्रा में हो, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। और जब इसका संतुलित भोजन नहीं मिलता तो उसको एक रोग होता है, वो है पाइका। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, पॉलीथीन कमजोर हो जाएगा, यहाँ तक उसकी मृत्यु भी हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु तक हो जाती है, मृत्यु तक हो जाती है। तो पॉलीथीन के प्रयोग से क्या होगा, पशु की मृत्यु तक जो है ये हो जाती है, क्योंकि ये नष्ट भी नहीं होती, शरीर में पड़ी रहती हैं। और शल्य चिकित्सा कौन करेगा? जो रोड पे घूम रहे हैं उनके, ठीक है, कोई नहीं कर पाता। इसका एकमात्र इलाज है ऑपरेशन। और एक इलाज और कर सकते हैं अपन, सावधानी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं कि पशुओं को रोड पे नहीं छोड़ना है, जहाँ पे थैलियां है घर पे बांध के रखना है। तो वो तो घर पे जो पालतू पशु उनको बांधेंगे अपन, जो रोड पे घूम रहे हैं उनके लिए, इनके लिए उपचार जो है आम आदमी और सरकार दोनों मिलकर करेंगे तो ही ये प्रयास सफल हो सकता है। अकेली सरकार कुछ नहीं कर पाती और अकेले इंसान भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसके लिए क्या होगा, नंदी गौशालाएं खोलनी पड़ेगी, गौशालाएं खोलनी पड़ेगी। पॉलीथीन के पूरा 100% तो बैन सरकार भी नहीं कर पा सकती अभी, तो रिसेंटली तो देखा जाए तो फ्यूचर में शायद कर पाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसके ऊपर निर्भरता है। लेकिन कुछ हद तक जो है इसे कम किया जा सकता है। जो छोटी छोटी जो पॉलीथीन की थैलियाँ है उसे कहीं उसके ऊपर कार्रवाई करके कड़े कानून बनाकर उसके ऊपर जो है बैन लगाना जरूरी है, वरना ये नहीं रुकने वाला है। पॉलीथीन इसके ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी। ये है दूसरा पॉइंट, इसको साफ करना पड़ेगा। फिर अपन पढ़ेंगे जल के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जल में क्या होता है साथियों कि जल में पॉलीथीन मिलने पर, जल में पॉलीथीन मिलने पर जल दूषित होता है। क्या होता है? जल दूषित होता है, जल दूषित होता है। और क्या होता है इसमें कि जलीय जीव श्वसन क्रिया नहीं कर पाते। जलीय जीव श्वसन क्रिया नहीं कर पाते। तो जो जलीय जीव होते हैं वो श्वसन क्रिया नहीं कर पाते। इस पॉलीथीन को जो है नल पानी के अंदर फेंकने से, जो जलीय स्रोत होता है, नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, ठीक है, उसमें फेंकने से क्या होगा कि जल दूषित हो जाएगा एक तो, और जल दूषित हो जाएगा और पशु जो है उसमें श्वसन क्रिया नहीं कर पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है कि श्वसन क्रिया वो नहीं कर पाएगा। अपने इंपॉर्टेंट रखना है अपने को याद, यही है। इसमें वैसे कुछ खास है भी नहीं। अब चलते हैं अपन जलवायु के ऊपर प्रभाव। जलवायु के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है तो देखिए, जलवायु के ऊपर प्रभाव पड़ता साथियों, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। अब आपको सब पॉलीथीन है उससे ग्लोबल वार्मिंग किस प्रकार से अपन बढ़ सकती है, तो देखिए पॉलीथीन जो होती है ना उसमें पॉलीप्रोपाइन होता है। पॉलीथीन में क्या होता है, यहां पे लिख दो, पॉलीथीन में क्या होता है, पॉलीथीन में होता है साथियों दिख रहा है, ये पॉलीथीन में क्या होता है, पॉलीप्रोपाइन दिख रहा है, प्रोपाइन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, साफ कर ले इसको, नीचे लिख दे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं पॉलीथीन में पॉलीप्रोपाइन होता है। क्या होता है? पॉलीप्रोपाइन। पॉलीथीन में क्या पाया जाता है, पॉलीथीन कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है,
तो ये तत्व होता है, ठीक है, ये याद रखना। पॉलीप्रोपाइन इसमें पाया जाता है। पॉलीप्रोपाइन किसमें पाया जाता है? और यही पॉलीप्रोपाइन साथियों पाया जाता है पेट्रोल डीजल में, पेट्रोल में पाया जाता है, ठीक है, पेट्रोल डीजल में ये पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पेट्रोल में पाया जाता है और डीजल में ये पाया जाता है, और प्राकृतिक गैस में भी कहीं हद तक ये पाया जाता है, गैस में। तो ये पॉलीप्रोपाइन जो है ये पेट्रोल डीजल में पाया जाता है, मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है, यही पाया जाता है पॉलीथीन के अंदर, ठीक है। तो पेट्रोल डीजल अपन देखते हैं कि गाड़ियों में यूज होता है, तो इससे जब धुआं निकलता है तो उससे भी प्रदूषण होता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि ये भी जो है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में योगदान देता है, पॉलीप्रोपाइन की वजह से पॉलीथीन का योगदान रहता है। तो तापमान बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, किसकी वजह से? पॉलीप्रोपाइन की वजह से। किसकी वजह से? पॉलीप्रोपाइन की वजह से होती है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, इसमें पॉलीप्रोपाइन पाया जाता है। यही पॉलीप्रोपाइन साथियों डीजल पेट्रोल में भी पाया जाता है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। चले आगे, इसमें इतना ही है। चले देखिए, पशुओं के चमड़े व हड्डियों का उपयोग, पॉलीथीन का इतना ही था, ज्यादा तो इसमें कुछ था नहीं। अब है पशुओं के चमड़े व हड्डियों का क्या क्या उपयोग अपन कर सकते हैं। पशुओं के चमड़े व हड्डियों का क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। पहले पढ़ेंगे हड्डियों का, फिर पढ़ेंगे अपन चमड़े का। तो हड्डियों का उपयोग खाद बनाने में, हड्डियों का उपयोग किसमें होता है? खाद बनाने में, खाद बनाने में होता है। खाद दो प्रकार से यहाँ डिवाइड किया गया, कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। तो हड्डियों का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है खाद बनाने में। देखिए, कच्चा अस्थि चूर्ण खाद होता है, एक होता है भापित अस्थि चूर्ण खाद। ये तो कच्चा होता है, हड्डियां होती है, उसको मशीनों में पीसा जाता है, पीस के उसे खाद के रूप में प्रयोग में लेते हैं। दूसरा है भापित, जैसे भाप से बना है। ये किससे बना है? भाप से। तो भाप जो होती है, इसको क्या होता है? उबालते हैं, पानी गर्म करते हैं, उसमें उबालते हैं और फिर इसका चूर्ण बनाया जाता है, वो भी खाद के रूप में प्रयोग में लेते हैं। तो दोनों आ गया, कच्चा अस्थि चूर्ण खाद और भापित अस्थि चूर्ण खाद, दोनों यार समझ में आ गया। ये भाप के द्वारा गर्म करके ये कच्ची ही हड्डियों को पीसकर बनाया जाता है। दो प्रकार के होते हैं इसका खाद के रूप में प्रयोग। इसमें जो होती है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। किसकी होती है? नाइट्रोजन की इसमें साथियों मात्रा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 2 से 4% इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। इसमें फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फास्फोरस इसमें पाया जाता है। फास्फोरस की मात्रा होती है साथियों 20% इसमें होती है। इसमें जो है फास्फोरस की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। इसमें फास्फोरस की मात्रा होती है साथियों लगभग 25 से लेकर 30% तक फास्फोरस की मात्रा इसमें पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं दे रखी है, अपने को सिर्फ इसमें फास्फोरस ही याद रखना है। इसमें याद रखनी है फास्फोरस की इंपॉर्टेंट रहेगी 20%, और इसमें थोड़ी सी ज्यादा होती है 25 से लेकर 30% तक भापित अस्थि चूर्ण के अंदर ये पाई जाती है फास्फोरस, ठीक है। ऊपर वाले में कच्चा जो चूर्ण होता है उसमें नाइट्रोजन भी होती है 2 से 4% तक। तो ये खाद के रूप में उपयोग। फिर दूसरा इसका प्रयोग होता है बोन चाइना वाले क्ले, बोन चाइना क्ले। बोन चाइना क्या होता है? चीनी मिट्टी। क्या होता है? चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन। चीनी मिट्टी के बर्तन अपन ने देखा होगा घर पे जो यूज लेते हैं अपन, कप वगैरह, जिसकी वो प्लेट होती है, प्लेटें आजकल जो यूज में लेते हैं अपन एकदम जो बनी होती हैं, मिट्टी की बनी होती है, जो मिट्टी वो चीनी मिट्टी की होती है। कैसी होती है? जो चीनी मिट्टी के अपन के घर पे जो कप ज्यादा प्रयोग में लेते हैं ना, वही। तो बोन चाइना क्ले इसको बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। बोन चाइना क्ले, इसमें हड्डियां मिली होती है, ध्यान रखना। चीनी मिट्टी नाम दिया, लेकिन मिट्टी की होती है इसमें, लेकिन इसमें हड्डियों की चूर्ण भी इसमें मिला हुआ रहता है चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में। और क्या प्रयोग करते हैं? टूथपेस्ट में भी होता है, टूथपेस्ट में भी हड्डी का प्रयोग होता है। टूथपेस्ट में भी हड्डी का प्रयोग होता है, हड्डी का उपयोग होता है, सॉरी हड्डी का प्रयोग होता है, हड्डी का प्रयोग होता है। टूथपेस्ट में भी हड्डी का प्रयोग होता है। किसमें होता है? टूथपेस्ट। इसके अलावा देखिए पशुओं, इसके अलावा पशुओं व मुर्गी के आहार में, मुर्गी के आहार में भी होता है।
कैल्शियम की पूर्ति के लिए भी इसका प्रयोग होता है। कैल्शियम की पूर्ति में, जो कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए भी साथियों हड्डी का प्रयोग किया किया जाता है। तो ये सब प्रयोग इसमें होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चमड़े का उपयोग आ गया, हड्डियों का थोड़ा और देख लेते हैं। टूथपेस्ट हो गया, टूथपेस्ट में प्रयोग हो गया, ठीक है। बोन चाइना में हो गया, खाद के रूप में हो गया, आहार में हो गया मुर्गी और पशुओं के, कैल्शियम में हो गया। इसका एक और प्रयोग है, इसका प्रयोग होता है साथियों, देखिए जो हड्डियां होती हैं उसको सजावटी सामान बनाने में प्रयोग किया जाता है, हड्डी का प्रयोग, ठीक है ना। हड्डियों का प्रयोग सजावटी सामान बनाने में होता है। तो सजावटी सामान बनाने में भी हड्डियों का प्रयोग किया जाता है। स्केलेटन के रूप में हड्डियों को जोड़कर, ठीक है। तो सजावटी सामान बनाने में भी हड्डियों का प्रयोग किया जाता है कई बार। और स्केलेटन के रूप में, स्केलेटन का मतलब होता है जो हड्डियों का जो ढांचा होता है, आपने कहीं म्यूजियम में भी देखा होगा, पूरा खोपड़ी और ये फेफड़े और इस प्रकार से लटका हुआ रहता है, तो वो स्केलेटन होता है। तो इसको क्या है कि फिर कभी कभी तो जानवर को मार तो नहीं सकते, नहीं तो क्या छोटे छोटे जो हड्डियां होती हैं टुकड़े, उनको जोड़ कर इस प्रकार से स्केलेटन भी वो बनाते हैं। ये भी हड्डियों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी इसका प्रयोग इसमें भी किया जाता है। मोटे रूप से हड्डियों का यही प्रयोग होता है, ठीक है। हो गया याद, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अपन चमड़े का प्रयोग। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, टॉपिक बिल्कुल छोटे ही है ये, ठीक है। पशुओं के चमड़े का क्या प्रयोग होता है। चमड़ा ऐसे खाल कह सकते हैं, खाल, कोई भी नाम आ जाए, एक ही बात है, चमड़ा आ जाए, खाल आ जाए। गुणवत्ता, गुणवत्ता के आधार पर पशुओं से प्राप्त खालें 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार। ये 4 प्रकार कौन कौन सा है लिख देते हैं यहाँ पर। एक तो होती है बहुत अच्छी, दूसरी होती है आंशिक खराब, तीसरी होती है कम गुणवत्ता वाली, और चौथी होती है साथियों इसमें बहुत कम गुणवत्ता वाली। थोड़ा सा नाम अजीब है लेकिन याद रखना है। ये जो सबसे अच्छी जो खाल होती है उसे बोलते हैं बहुत अच्छी। आंशिक खराब मतलब थोड़ी सी खराब, आंशिक खराब मतलब इससे थोड़ी सी खराब। आंशिक का मतलब होता है कम और खराब मतलब कम। तो जो ऐसी खाल जो थोड़ी सी खराब है, सबसे अच्छी उसे थोड़ी सी खराब। फिर ये कम गुणवत्ता वाली, अच्छी है लेकिन थोड़ी सी इससे कम गुणवत्ता, ये बहुत कम गुणवत्ता वाली मतलब सबसे खराब कैटेगरी की, ठीक है। तो अच्छी, उससे थोड़ी सी खराब, उससे खराब और उससे खराब, ये सबसे अच्छे होते हैं। उस नाम ही बहुत अच्छी है तो इजी है, याद हो जाएगा। इस प्रकार 4 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। खाल की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारण देखिए, मृत्यु पूर्व कारक। तो खाल की गुणवत्ता को 2 कारक प्रभावित करता है। कितने कारक प्रभावित करते हैं, 2 कारण प्रभावित करते हैं, मृत्यु पूर्व कारण और मृत्यु पश्चात कारण। मृत्यु पूर्व कारण में क्या होता है, एक तो गोदना होता है। क्या होता है, गोदना, गोदना, चर्म रोग, चर्म रोग, घाव। देखिए पशु के ऊपर गोदना करते हैं, आपने देखा होगा, वो अलग अलग डिजाइन से जो टैटू बनाते हैं चमड़े के ऊपर, वैसे ही, ठीक है। मशीनों से भी करते हैं, कुछ गर्म चीज को चिपका कर भी करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी जो चमड़ी होती है, जो खाल होती है, वो खराब हो जाती है। और गोदना किसके करते हैं, मरने के बाद नहीं करते।
जिंदा पशुओं के करते हैं, तो ये मृत्यु पूर्व कारण है जो जो इसको प्रभावित करता है। किसको? खाल की गुणवत्ता का मतलब उसे खराब करते हैं। और चर्म रोग हो रखा है किसी पशु को, चमड़ी की बीमारी है तो उससे भी चमड़ी खराब होगी, या कोई घाव हो रखा है तो उससे भी खाल की क्वालिटी है वो कम होगी। मृत्यु पश्चात के क्या कारण है? तो इसमें क्या होता है, पशु की खाल पशु की खाल निकालते समय कट लगना। क्या होता है, कभी कभी खाल उतारते हैं कैंची से या जिससे भी जो औजार होते हैं उससे, तो उसमें कट लग जाता है, वो टूट जाती है, तो इससे ये एक तो नुकसान होता है। और ये होता है प्रसंस्करण के समय खराब होना। जब इसको प्रसंस्करण के लिए भेजा जाता है, यहाँ पर लिख देता है शोधन के लिए, जब इसे भेजा जाता है तब भी क्या हो जाती है, खाल कभी कभी खराब हो जाती है। तो ये तो है मृत्यु के बाद, मरने के बाद, और ये है मृत्यु पूर्व इसके खाल गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले दो कारण है। ये महत्वपूर्ण है, ये याद रखने हैं। फिर चलते हैं अपन आगे। पशुओं के सींग का उपयोग पढ़ने से पहले एक बार, सॉरी, चमड़े का उपयोग पढ़ ही रहे थे, इसके चमड़े का और क्या उपयोग है देखिए। पर्स बनते हैं इससे, पर्स बनते हैं, पर्स बनते हैं, बेल्ट बनता है, क्या बनता है, बेल्ट बनता है इससे। कपड़े बनते हैं, कपड़े मतलब जैकेट वैकेट बनते हैं, जैकेट, टोपी, ये सब बनते हैं, ये सब चमड़े से ही बनते हैं, पर्स, बेल्ट, कपड़े, ठीक है। जिलेटन, जिलेटन और ग्लू, ये जिलेटन और ग्लू जो है ये हड्डियों में और त्वचा में दोनों में होता है, ठीक है ना। खाल व हड्डी, हड्डियों दोनों में, दोनों में ये पाया जाता है ग्लूटन और ग्लू। ग्लू का मतलब जो चिपकाने का होता है ना, ग्लू, वो जिलेटिन और ग्लू जो है ये खाल में भी होता है, हड्डियों में भी होता है। इस जिलेटिन का प्रयोग साथियों दवाई बनाने में भी किया जाता है, दवाई, दवाई बनाने में। तो एक तरह से देखा जाए तो हड्डियां जो है उस हड्डियों का ही प्रयोग दवाई बनाने में भी किया जाता है। स्पेशल आयुर्वेदिक दवाओं में हड्डियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जिलेटिन होता है ये हड्डियों में, हड्डियों में और खाल में दोनों में पाया जाता है। इन दोनों का ही ग्लू और जिलेटिन ये दोनों से प्राप्त होता है। जिलेटिन का प्रयोग दवाई बनाने में भी किया जाता है। और चमड़े से देखिए पर्स बनते हैं, बेल्ट बनते हैं, कपड़े, जैकेट, टोपी बनते हैं। स्पेशली ये जो जैकेट और टोपी है ना, ये बनती है ज्यादातर खरगोश की खाल से बनती है, खरगोश, खरगोश की खाल से, खाल से वैसे सबसे बनती है, लेकिन इसकी जो है थोड़ी महंगी बिकती है और अच्छी होती है, इसलिए ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यही इससे बनते हैं। तो ये सब अपन ने पढ़ लिया था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर है पशुओं के सींग का उपयोग। पशुओं के सींग का जो उपयोग है ना साथियों, सबसे पहले इसको याद रखना है, इसका उपयोग किया जाता है खाद के रूप में, खाद के रूप में। खाद का मतलब उर्वरक के रूप में, उर्वरक में, ठीक है ना, उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पशु के सींग का क्या प्रयोग होता है? पहला ही इसका प्रयोग है खाद के रूप में, यानी कि उर्वरक के रूप में, ठीक है। ये इसको याद रखना है। और होता है बायो, बायोडायनेमिक खेती में, बायोडायनेमिक खेती में ये दो प्रयोग होते हैं सींग का, एक तो खाद के रूप में, उर्वरक में, और एक बायोडायनेमिक खेती में। अब ये बायोडायनेमिक खेती क्या होती है? तो बायोडायनेमिक खेती होती है, देखिए, ग्रह नक्षत्रों व चंद्रमा के आधार पर खेती करना
तो ऐसी खेती जो ग्रह नक्षत्रों को ध्यान में रखकर और चंद्रमा को ध्यान में रखकर की जाती है उसे बायोडायनेमिक खेती कहते हैं। ये जो है बायोडायनेमिक कृषि जो है ये कृष्ण पक्ष में ज्यादा की जाती है। किस पक्ष में? कृष्ण पक्ष में ज्यादा करते। दो महीने होते हैं, महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो ये कृष्ण पक्ष में इसको ज्यादा करते हैं, कृष्ण पक्ष में ज्यादा करते हैं, इसको शुभ मानते हैं, शुभ मानते हैं। कृष्ण पक्ष में जो खेती करना इसे शुभ मानते हैं, इसलिए कृष्ण पक्ष में ये बायोडायनेमिक खेती जो है वो ज्यादा की जाती है। और पशु के जो सींग का उपयोग जो खाद के रूप में साथियों किया जाता है, इसमें 25 ग्राम खाद 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त होती है। तो देखिए 25 ग्राम जो सिर की खाद, किसकी खाद है ये? सींग की 25 ग्राम खाद जो है वो 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त मानी जाती है। ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है जो आपको याद रखना है, ये पशु के सींग का उपयोग है। ठीक है, यही था, बिल्कुल इजी थी, छोटी क्लास थी। अब अपने लगभग 3 या 4 क्लासें और है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी करते रहे।